नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। जैक का बड़ा फैसला, ओएमआर शीट पर होगी 9वीं और 11वीं की परीक्षा। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक ने राज्य के लाखों छात्र छात्राओं के लिए कक्षा 9वीं व 11वीं से जुड़ा बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैक ने सत्र 2025 से 27 के लिए कक्षा 11 में अध्ययनरत नियमित एवं स्वतंत्र विद्यार्थियों के पंजीयन और परीक्षा आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह पंजीयन साल 2026 में आयोजित कक्षा 9 व 11वीं की परीक्षा और वर्ष 2027 के इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगा। साथ ही कक्षा 9वीं और 11वीं की परीक्षा ओएमआर शीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी और सभी प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। इससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और मूल्यांकन प्रक्रिया ज्यादा सरल होगी। जैक का मानना है कि इस व्यवस्था से विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद मिलेगी। परिषद की ओर से जारी पत्र के अनुसार ऑनलाइन पंजीयन आवेदन बिना विलंब शुल्क के 18 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक भरे जा सकेंगे। इस अवधि में चालान 2 जनवरी तक जनरेट किया जा सकेगा, जबकि ऑनलाइन माध्यम से शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 5 जनवरी निर्धारित की गई है। बेटी को एग्जाम दिलाने ले जा रहे पिता की मौत, बालू लदे ट्रैक्टर से टक्कर, रोकने के बजाय ड्राइवर बाइक सवार को कुचलकर भागा। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार के कारण एक और जानलेवा हादसा हुआ है। NH 32 पर छरदार डीह मूसा पहाड़ी पुल के पास शुक्रवार को बालू लदे ट्रैक्टर से चालक ने बाइक सवार एक व्यक्ति को कुचल दिया। इससे बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान 52 वर्षीय महावीर महतो के रूप में की गई है। महावीर महतो अपनी बेटी के साथ बलियापुर परीक्षा दिलाने जा रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर की टक्कर के कारण महावीर महतो का ड्राइवर के साथ विवाद हो गया। इसी दौरान ड्राइवर ट्रैक्टर से उन्हें कुचलते हुए भाग निकला। स्थानीय निवासी धनंजय कुमार ने बताया कि महावीर महतो अपनी बेटी को परीक्षा दिलाने बलियापुर जा रहे थे। इसी दौरान गलत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार बालू लदे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी। जब महावीर महतो ने ट्रैक्टर चालक को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने ट्रैक्टर की रफ्तार और बढ़ा दी और उन्हें कुचलते हुए फरार हो गया। इस हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई है और परिजनों व स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। हाथियों के हमले में 3 दिनों में 5 की मौत। रामगढ़ में हाथी ने फिर एक युवक को कुचला। 3 दिन पहले 4 की ली थी जान। रामगढ़ के कर्मा सुगिया खीरा बेड़ा क्षेत्र में गुरुवार की रात एक हाथी ने 35 वर्षीय लोकनाथ मुंडा को कुचलकर मार डाला। लोकनाथ मुंडा शौच के लिए घर से बाहर निकले थे, तभी हाथी ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनकी मौके पर मौत हो गई। मृतक लोकनाथ मुंडा के 4 छोटे बच्चे हैं। घटना की सूचना पर प्रशासन और वन विभाग के अधिकारी पहुंचे। उन्होंने पंचनामा की कार्रवाई पूरी की। इस क्षेत्र में हाथियों के हमले से लगातार मौतें हो रही हैं। 2 दिन पहले भी हाथियों ने 4 लोगों को मार डाला था, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग पर हाथियों के बढ़ते हमलों को रोकने में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इधर वन विभाग के अधिकारियों ने मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसमें से 25,000 रुपए का तत्काल भुगतान लोकनाथ मुंडा के परिवार को कर दिया गया है। शेष राशि सरकार प्रावधानों के अनुसार बाद में दी जाएगी। बताया गया कि हाथियों का एक झुंड इस इलाके में सक्रिय है, जिससे ग्रामीणों में भारी दहशत है। यह झुंड गांवों में घुसकर फसलों को बर्बाद कर रहा है और घरों में रखे अनाज को भी चट कर जा रहा है। लगातार हो रही इन घटनाओं के कारण कई ग्रामीण अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। झारखंड सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का नया चैंपियन। ईशान किशन की अगुवाई में झारखंड की क्रिकेट टीम ने नया इतिहास रच दिया है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में झारखंड ने हरियाणा को 69 रन से हराकर पहली बार प्रतिष्ठित घरेलू T20 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। कप्तान ईशान किशन सबसे बड़े नायक रहे हैं। उन्होंने 49 गेंदों में 101 रन की तूफानी पारी खेली है। इसमें 10 छक्के और 6 चौके शामिल थे। उनका साथ कुमार कुशाग्र ने शानदार ढंग से निभाया है। कुशाग्र ने 38 गेंदों में 81 रन, 5 छक्के, 8 चौके बनाए हैं। झारखंड ने 20 ओवर में 3 विकेट पर 262 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। जवाब में हरियाणा की टीम 18.2 ओवर में 193 रन पर सिमट गई। झारखंड के विकास सिंह ने पहले ओवर में ही 2 विकेट लेकर शानदार बढ़त दिला दी थी। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अजयनाथ सहदेव ने कहा कि झारखंड टीम ने राज्य को गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि पर टीम को 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। जमशेदपुर में आरओ प्लांट में लगी भीषण आग। डिमना रेजिडेंसी के पास मची अफरा तफरी, लाखों का नुकसान, कोई हताहत नहीं। जमशेदपुर के उलिडिया थाना क्षेत्र में NH 33 स्थित डिमना रेजिडेंसी के आरओ प्लांट में भीषण आग लग गई। इस घटना में इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद प्लांट से लपटे और धुएं का गुब्बार देखा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण प्लांट में एक कर्मचारी द्वारा गैस चूल्हे पर खाना बनाना था। खाना बनाते समय निकली चिंगारी के पास रखा सामान जल उठा, जिसके बाद आग तेजी से पूरी प्लांट में फैल गई। इस अग्निकांड में पानी की जार, मोटर, पाइप, बिजली उपकरण और अन्य सामान जलकर राख हो गए हैं। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।
सूचना पर दमकल विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जमताड़ा में वृद्ध का शव तालाब से मिला। 13 दिसंबर से थे लापता। परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत। जमताड़ा अनुमंडल कार्यालय तालाब में शुक्रवार सुबह एक 80 वर्षीय वृद्ध का शव उपलाता मिला है। बच्चों ने शौच के लिए जाते समय शव देखा और इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी है। बाद में शव की पहचान दुलाई मांझी के रूप में की गई। परिजनों के अनुसार दुलाई मांझी बीते 13 तारीख से लापता थे। उनकी तलाश जमताड़ा, कर्माटांड, आसनसोल और आसपास के इलाकों में की गई थी, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया था। इसके बाद 14 तारीख को जमताड़ा सदर थाना में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। मृतक के भतीजे अरूप मांझी ने बताया कि दुलाई मांझी प्रतिदिन सुबह करीब 4:30 बजे बाल्टी लेकर घर से निकलते थे और आमतौर पर सुबह 7 बजे तक लौट आते थे। हालांकि उस दिन वह वापस नहीं लौटे। परिजनों ने तालाब और आसपास की झाड़ियों में भी उनकी खोजबीन की थी। शुक्रवार सुबह तालाब में शव मिलने की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। वे घटना से काफी दुखी थे। फिलहाल परिजनों ने किसी प्रकार की आशंका या आरोप नहीं लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। झारखंड के 5 जिलों में चलेगी शीतलहर, गिरेगा पारा, रात में बढ़ेगी ठिठुरन। सबसे कम 6 डिग्री रहा कांके का टेम्परेचर। झारखंड में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। रांची में कांके का न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में यह सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 6 जिलों का न्यूनतम तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 5 जिलों में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में रांची, गढ़वा, पलामू, चतरा और लोहरदगा शामिल है। साथ ही राज्य के कई जिलों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग के अनुसार चाईबासा जिले में सबसे ज्यादा तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं रांची का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तरी पश्चिमी हवाओं की वजह से ठंड में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। राज्य भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पलामू में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रहा। खुंटी में 7.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। वहीं लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कई जिलों में सुबह कोहरा छाया रहा। ओस की बूंदें जम रही हैं। पाला पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो गई है। इससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पुणे से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीतकर लौटी झारखंड की टीम, किया गया भव्य स्वागत। झारखंड की क्रिकेट टीम ने पुणे से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 जीतकर लौटी है और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उनके सम्मान में भव्य स्वागत किया गया है। स्वागत समारोह में ढोल नगाड़ों की थाप और खुशियों का माहौल देखने को मिला। जीएससीए के अध्यक्ष अजय नाथ सहदेव और उपाध्यक्ष संजय पांडे मुख्य रूप से इस स्वागत समारोह में मौजूद थे। इसके अलावा कई युवा खिलाड़ी भी एयरपोर्ट पर पहुंचे और टीम का स्वागत किया। जेएसएससी सीजीएल का मामला फिर पहुंचा कोर्ट। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा से जुड़ा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच चुका है। छात्रों के एक समूह ने इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे क्या रुख अपनाता है। गौरतलब है कि इससे पूर्व 3 दिसंबर को झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया था, जिसमें 10 छात्रों के परिणाम पर रोक लगाते हुए शेष अभ्यर्थियों की नियुक्ति का आदेश पारित किया गया था। छात्रों का कहना है कि वे न्याय की अंतिम उम्मीद के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्हें वहां से निष्पक्ष एवं न्यायसंगत निर्णय की आशा है। हालांकि अब तक यह याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं की गई है। इस बीच हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेएसएससी ने सफल अभ्यर्थियों का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। टुंडी में हाथियों ने 2 घरों को किया क्षतिग्रस्त, धान भी खा गए। मसालचियों ने झुंड को खदेड़ा, इलाके में दहशत। धनबाद के टुंडी प्रखंड में गुरुवार देर रात 5 जंगली हाथियों के झुंड ने भारी उत्पात मचाया है। इस झुंड में एक बच्चा हाथी भी शामिल था। हाथियों का यह झुंड गिरिडीह के पीरटांड क्षेत्र से होते हुए धनबाद के पश्चिमी टुंडी प्रखंड में प्रवेश कर गया है। देर रात डंडाटांड के रास्ते दलुगोड़ा गांव पहुंचते ही हाथियों ने रिहायशी इलाके में आतंक फैला दिया। हाथियों ने दलुगोड़ा गांव निवासी रामलाल मुर्मू के घर को क्षतिग्रस्त कर दिया है और उन्होंने घर में रखी धान की फसल खा ली और शेष अनाज को इधर उधर बिखेर दिया। हाथियों ने दीवार तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया था। उस समय घर में रामलाल मुर्मू की पत्नी चंदोली मुर्मू और उनकी 3 बेटियां संजोती कुमारी, शिवांती कुमारी और समिता कुमारी सो रही थी। गनीमत रही कि सभी सुरक्षित बच गए। घटना के समय घर के मुखिया रामलाल मुर्मू रोजगार के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही मसालचियों की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों के झुंड को गाँव से खदेड़ते हुए चीना पहाड़ी की ओर भेजा गया। गिरिडीह में सड़क हादसा, 2 युवक गंभीर घायल। धनबाद खोरी महुआ मार्ग पर बाइक कार की हुई टक्कर, लाल बाजार के पास हुआ हादसा। गिरिडीह में सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। धनबाद थाना क्षेत्र के लाल बाजार बुधवाड़िया के पास गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ।
खोरी महुआ सरिया मुख्य मार्ग पर बाइक और कार की आमने सामने की टक्कर में 2 युवक गंभीर घायल हो गए। घायलों की पहचान देवरी थाना क्षेत्र के डांडीडिया निवासी लक्ष्मण राय के पुत्र मिथिलेश राय और खरियोडिया निवासी वासुदेव राय के पुत्र पवन राय के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार बाइक धनवार से खोरी महुआ की ओर जा रही थी, जबकि कार खोरी महुआ से धनवार ताला बाजार के पास दोनों वाहनों की सीधी टक्कर हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सड़क पर दूर जा गिरी और कार भी क्षतिग्रस्त होकर सड़क किनारे रुक गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को तत्काल धनवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया है। फिलहाल दोनों घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बढ़ती ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के लिए बगोदर बस स्टैंड में बांटे गए कंबल। बगोदर में लगातार बढ़ रही ठंड को देखते हुए जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए बगोदर बस स्टैंड परिसर में गुरुवार की देर शाम कंबल वितरण किया गया है। यह कार्यक्रम सहायक निर्देशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग गिरिडीह एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी बगोदर के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी निशा कुमारी ने कहा कि ठंड से बचाव के लिए गरीब, विधवा और अन्य योग्य लाभुकों तक सहायता पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने संबंधित कर्मियों और पंचायत स्तर के माध्यम से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी पंचायतों में चिन्हित जरूरतमंदों के बीच समय पर कंबल का वितरण हो। कंबल पाकर जरूरतमंद लोगों ने राहत महसूस की है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि इस तरह के प्रयास ठंड के मौसम में गरीब और असहाय लोगों के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। रांची पुलिस में बड़ा फेरबदल। लंबे समय से एक जगह पर जमे 146 पुलिस कर्मियों का तबादला। रांची पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया है। जिला बल के कई थानों में पदाधिकारियों की कमी को दूर करने और कार्यबल के बेहतर प्रबंधन के लिए 146 पुलिस पदाधिकारियों का तत्काल प्रभाव से पदस्थापन कर दिया गया है। विशेष रूप से उन पुलिस पदाधिकारियों का तबादला किया गया है जो लंबे समय से CCR, PCR और हाईवे पेट्रोलिंग ड्यूटी में कार्यरत हैं। उल्लेखनीय है कि जिले के कई थानों में पुलिस पदाधिकारियों की कमी के कारण कार्यभार बढ़ रहा था, जिससे कानून व्यवस्था और जांच कार्यों में बाधा आ रही थी। इसको देखते हुए 146 पुलिस पदाधिकारियों का अलग अलग जगहों पर पदस्थापन किया गया है। अप्रैल 2026 में खत्म हो रही है वर्तमान नीति। बिहार की तर्ज पर झारखंड में बनेगी नई औद्योगिक नीति, बढ़ेगी सुविधाएं। झारखंड में औद्योगिक विकास के लिए सरकार नई औद्योगिक नीति बनाएगी। यह बिहार की तर्ज पर होगी। विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह ने उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में नई नीति बनाने का निर्देश दिया है। झारखंड में अभी साल 2021 में बनी नीति लागू है। इसकी अवधि अप्रैल 2026 में खत्म हो रही है, लेकिन इस नीति में उद्यमियों के लिए कुछ खास नहीं है, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार और उड़ीसा में औद्योगिक नीति में उद्यमियों को काफी सुविधाएं दी जा रही हैं। इससे उद्यमी उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसी को देखते हुए झारखंड में भी बिहार की तर्ज पर औद्योगिक नीति बनाने की तैयारी है। बिहार में अगस्त 2025 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज लागू हुआ था। इसमें निवेशकों को कई सुविधाएं देने का प्रावधान है। झारखंड सरकार के अधिकारी अब बिहार की नीति का अध्ययन करने में जुटे हुए हैं। वृंदाहा वाटरफॉल में नाबालिग छात्र छात्रा से छेड़खानी, MMS वायरल करने की धमकी देकर उगाही। कोडरमा की तलैया थाना क्षेत्र के जरगा पंचायत स्थित प्रसिद्ध वृंदाहा वाटरफॉल में गुरुवार को एक नाबालिग छात्र छात्रा के साथ मारपीट, छेड़खानी और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। 2 अज्ञात मंचलों पर नाबालिगों को हथियार दिखाकर डराने, उनका अश्लील वीडियो बनाने और उसे वायरल करने की धमकी देकर जबरन पैसे ऐंठने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पीड़ित नाबालिग छात्र ने तिलैया थाना में दिए अपने लिखित आवेदन में पूरी घटना का ब्यौरा दिया है। उसने बताया कि गुरुवार की सुबह वो अपनी ही कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ बाइक से वृंदाहा वाटरफॉल घूमने गया था। वापसी के दौरान 2 अज्ञात युवक वहां पहुंचे और उन्होंने नाबालिग छात्र की बाइक को जबरन रोककर चाबी छीन ली। इसके बाद आरोपियों ने हथियार दिखाकर दोनों छात्र छात्रा को डराया और उन पर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाला। मंचलों ने छात्र छात्रा की आपत्तिजनक वीडियो बना ली। वीडियो बनाने के बाद आरोपियों ने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए पीड़ित छात्र से तत्काल 10,000 रुपए की मांग की। छात्र ने आरोपियों को ऑनलाइन माध्यम से कुल 4,635 रुपए ट्रांसफर किए। पैसे मिलने के बाद आरोपी युवक दोनों को छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद नाबालिग छात्र सीधे तिलैया थाना पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी है। ACB की बड़ी कार्रवाई, आय से ज्यादा संपत्ति केस में विनय सिंह को किया गिरफ्तार। विनय चौबे के हजारीबाग DC रहते हुए वन भूमि घोटाला करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए विनय सिंह को ACB ने कांड संख्या 20/2025 में गिरफ्तार कर लिया है। विनय सिंह को इस केस में रिमांड करने के बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं, क्योंकि फिलहाल वह 4 मामलों में आरोपी हैं और सिर्फ शराब घोटाला से जुड़े एक मामले में उन्हें राहत मिली है। अन्य मामलों में उन्हें जमानत लेनी होगी। सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद ही वह जेल की सलाखों के बाहर निकल पाएंगे। विनय सिंह के विरुद्ध ACB
में 3 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं एक मामला रांची के जगन्नाथपुर थाना में दर्ज है, जिस मामले में उन्हें रिमांड पर लिया गया है। वह केस आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने का है। यह केस एसीबी ने पिछले महीने दर्ज किया था। आय से ज्यादा संपत्ति से जुड़े केस में आईएएस विनय चौबे, उनकी पत्नी स्वप्ना संचिता, विनय सिंह, उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह, विनय चौबे के साले श्रीपीस त्रिवेदी, उनकी पत्नी प्रियंका त्रिवेदी और विनय चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी नामजद अभियुक्त हैं। पश्चिमी सिंहभूम में बच्चों की तस्करी का खुलासा। नेपाल के भक्तपुर से 6 बच्चों का पुलिस ने किया सुरक्षित रेस्क्यू, परिजनों को सौंपा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नाबालिग बच्चों की तस्करी का एक गंभीर मामला सामने आया है। शिक्षा दिलाने के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बहला फुसलाकर नेपाल ले जाकर बेचने की साजिश का खुलासा हुआ है। प्रशासन ने पुलिस और की संयुक्त कार्रवाई में नेपाल के काठमांडू भक्तपुर स्थित एक संस्थान से 6 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर उनके परिजनों को सौंप दिया है। जानकारी के अनुसार 11 नवंबर 2025 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रंगामाटी गांव के कुल 11 नाबालिग बच्चों को मुंडाराम जोंको और नारायण कांडेयांग निवासी मटकम हाथू खुंटपानी द्वारा षड्यंत्र के तहत शिक्षा दिलाने के बहाने नेपाल काठमांडू भेजा गया था। इस दौरान 2 नाबालिग किसी तरह वहां से भागकर अपने घर लौट आए थे, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद 9 दिसंबर 2025 को ग्राम रंगामाटी निवासी सालुका बोयपाई 32 वर्षीय ने अहतू थाना में लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया कि उनके नाबालिग पुत्र सहित गांव के अन्य 10 बच्चों को नेपाल ले जाकर बेच दिया गया है। आवेदन के आधार पर अहतू थाना कांड संख्या 5/25 दर्ज किया गया, जिसमें बीएनएस की धारा 143(1), 143(5), 137(a) एवं 61 के तहत नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। रांची में संतोष ट्रॉफी का रोमांच, फुटबॉल प्रेमियों में उत्साह। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। यह टूर्नामेंट ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और झारखंड फुटबॉल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रहा है। झारखंड को इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी मिलने से राज्य के खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 4 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें मेजबान झारखंड के अलावा दिल्ली, बिहार और रेलवे की टीमें शामिल हैं। सभी मुकाबले ग्रुप सी के अंतर्गत खेले जा रहे हैं। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला दिल्ली और रेलवे की टीम के बीच खेला गया, जिसमें दोनों ही टीमों ने जीत के इरादे से मैदान में उतरकर दमखम दिखाया है। शुरुआती मैच से ही टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल देखने को मिला। हालांकि टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी है। खलारी कोयलांचल में घना कोहरा, भीषण ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त। खलारी कोयलांचल क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह से ही घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। मैदानी इलाकों, खेतों और पहाड़ी क्षेत्रों में कुहासा छाया रहा। वहीं तापमान में अचानक आई गिरावट से ठिठुरन काफी बढ़ गई है। घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है। सड़कों पर चलने वाले 2 पहिया, 4 पहिया बस और ट्रक चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालक हेडलाइट जलाकर बेहद धीमी गति से वाहन चलाने को मजबूर हैं। एलईडी युक्त लाइट के कारण कई जगहों पर दृश्यता और भी प्रभावित हो रही है। इसी तरह रेल परिचालन पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शीतलहर का सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है। सुबह के समय घने कुहासे और कड़ाके की ठंड के कारण बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। कई स्कूल वाहन अपने निर्धारित समय से देर से चल रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए लोग घरों के बाहर और चौक चौराहों पर अलाव जलाकर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। रांची में रियल एस्टेट कारोबारी से रंगदारी मांगने का मामला, एफआईआर दर्ज। रांची में एक रियल एस्टेट कारोबारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार राहुल सिंह के नाम से कारोबारी मयंक भूसड़ को फोन कॉल और मैसेज के जरिए धमकियां दी गई। आरोप है कि आरोपी ने 2 दिनों के भीतर गैंग के साथ सेटलमेंट करने को कहा है और सेटलमेंट नहीं होने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। मामले से भयभीत कारोबारी मयंक भूसड़ ने अरगोड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ठंड और घने कोहरे की चादर में लिपटी बाबा नगरी, ठिठुरते बस का इंतजार करते नजर आए बच्चे। उत्तर भारत के कई इलाकों से ठंड हवाओं का असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। राज्य के कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। खासकर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में ठंड का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है। बाबा नगरी देवघर में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। पालोजोरी, सारठ, मधुपुर सहित कई प्रखंडों में सुबह करीब 6 बजे देवघर में विजिबिलिटी बेहद कम दर्ज की गई है। पूरा इलाका घने कोहरे की आगोश में लिपटा रहा, जिससे सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। ठंड और कोहरे के बावजूद छोटे छोटे स्कूली बच्चे सड़कों पर पैदल स्कूल जाते और अपने बस का इंतजार करते दिखे। घनी धुंध और लो विजिबिलिटी के कारण वाहन चालक हेडलाइट और फॉगलाइट जलाकर बेहद धीमी गति और सावधानी पूर्वक सफर करते देखे गए। सीसीटीएनएस डेटा अपलोड में लापरवाही पर पुलिस मुख्यालय की सख्ती, 31 तक सभी लंबित फॉर्म भरने का आदेश।
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम परियोजना के तहत डेटा अपलोड करने में जिलों द्वारा बरती जा रही गंभीर लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यालय ने तत्काल प्रभाव से सभी संबंधित पदाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि साल 2025 के सभी लंबित इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन फॉर्म की रिपोर्ट हर हाल में 31 दिसंबर रात 12 बजे तक CCTNS CSS एप्लीकेशन में अपलोड की जाए। पुलिस मुख्यालय ने चिंता जताई है कि पिछले साल भी यह बार बार देखा गया कि कुछ जिलों द्वारा वर्ष की अंतिम तिथि तक भी इन्वेस्टिगेशन इन्फॉर्मेशन फॉर्म रिपोर्ट एप्लीकेशन में लंबित रख दी जाती है, जिससे लीगेसी डेटा की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। मुख्यालय ने स्पष्ट किया कि इस लंबित डेटा के कारण लीगेसी डेटा की बढ़ती संख्या का प्रतिकूल असर राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के रैंकिंग पर पड़ता है। झारखंड आंदोलनकारियों का अपमान बर्दाश्त नहीं, पुष्कर। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने कहा है कि झारखंड आंदोलनकारियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महतो ने शुक्रवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर राज्य सरकार से गुमला, बोकारो, रामगढ़, लातेहार, चतरा, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, पलामू, खूंटी जिला के उपायुक्तों पर विभागीय कार्रवाई करने की मांग की है। महतो ने कहा कि गृह विभाग के पत्र के आदेश को न मानकर झारखंड अलग राज्य के लिए संघर्ष, त्याग, बलिदान देने वाले भोले भाले सच्चे ईमानदार झारखंड आंदोलनकारियों के बीच प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र का वितरण न करके गुमला, बोकारो, रामगढ़, लातेहार, चतरा, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, जामताड़ा, पलामू, खूंटी जिला के उपायुक्तों ने उनका अपमान किया है। उन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र वितरण भी जहां हुए हैं वहां खंडित और अपुष्ट हैं एवं कम संख्या एवं अधिसूचना की संख्या का उल्लेख ही नहीं है। ये कार्य सरकार विरोधी षड्यंत्र और संघीय व्यवस्थाओं के मूल्यों एवं मर्यादाओं का भी उल्लंघन है। झारखंड शराब घोटाला, रायपुर जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर से ACB की दूसरे दिन भी पूछताछ। झारखंड शराब घोटाला केस में ACB दूसरे दिन यानी शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी अनवर ढेबर से पूछताछ कर रही है। इससे पहले गुरुवार को भी एजेंसी ने छत्तीसगढ़ के कारोबारी से पूछताछ की थी, जिसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। बता दें कि अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ के तत्कालीन भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में हुए शराब घोटाला केस में भी आरोपी है। छत्तीसगढ़ में IAS अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के MD अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए शराब घोटाला हुआ। आरोपों के मुताबिक साल 2019 से 2022 तक सरकारी शराब की दुकानों से अवैध शराब को डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेचा गया, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। वहीं झारखंड में मैन पावर सप्लाई करने वाली कंपनी और शराब के होलसेल स्टॉक करने वाली कंपनियों को करोड़ों रुपए के भुगतान और फर्जी बैंक गारंटी के जरिए टेंडर देने का आरोप लगाया गया है। गिग वर्कर्स कल्याण बोर्ड और कल्याण कोष बनेगा। झारखंड में गिग वर्कर्स को मिल सकेगा अब दुर्घटना बीमा और पेंशन का लाभ। झारखंड प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को मंजूरी दे दी है। विधानसभा के मानसून सत्र में पारित कराकर इस विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया था। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही अब यह अधिनियम बन चुका है। अब इसे लागू कराने के लिए अधिनियम के तय प्रावधानों के अनुरूप नियमावली बनेगी। नियमावली बनते ही यह प्रभावी हो जाएगा। इससे राज्य में गिग वर्कर्स को काम का सुरक्षित वातावरण मिल पाएगा। 7 जिलों में रोज कटेगी 6 घंटे तक बिजली। कोडरमा पावर प्लांट की एक यूनिट बंद, मेंटेनेंस के कारण होगी लोड शेडिंग। DVC ने कोडरमा पावर प्लांट के एक यूनिट से उत्पादन बंद कर दिया है। इसका सालाना मेंटेनेंस शुरू किया गया है। इसी प्लांट के जरिए DVC अपने कमांड एरिया के 7 जिलों धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा व चतरा को पावर सप्लाई करता है। 16 दिसंबर से जारी अभियान की जानकारी DVC ने JBVNL को भी दी है। बताया गया कि 35 दिनों तक मेंटेनेंस के कारण 4 घंटे लोड शेडिंग होती रहेगी। JBVNL भी केबल बदलने के लिए हर दिन 4 घंटे लोड शेडिंग कर रहा है। ऐसे में अगले 1 महीने लोगों को हर दिन घंटों बिजली संकट झेलना पड़ेगा। इधर धनबाद शहर व आसपास के लोग घोर बिजली संकट से झेल रहे हैं। गुरुवार को निरसा डिवीजन में 12 घंटे लोड शेडिंग रही। झरिया डिवीजन में 6 घंटे, नया बाजार सब डिवीजन में सुबह 7 से 9 बजे तक लोड शेडिंग रही। हीरापुर सब डिवीजन क्षेत्र में सुबह से दोपहर तक बिजली गुल रही। गोविंदपुर बाजार, रतनपुर, देवली, गोसाइडिया, खिलक नाली में सुबह 7 से 10 बजे तक पावर कट रहा। 8 से 10 घंटे हर दिन बिजली कट रही है। अगले 1 महीने तक लगभग यही स्थिति रहने वाली है। खेलों के लिहाज से ऐतिहासिक रहा 2025। झारखंड ने मेजबानी पदक और नीतिगत पहल से रचा नया अध्याय। साल 2025 झारखंड के खेल इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। यह साल केवल पदकों और प्रतियोगिताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि झारखंड ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर खुद को एक मजबूत खेल केंद्र के रूप में स्थापित किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन, रांची में साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 पर सकारात्मक पहल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी, इन सभी ने मिलकर 2025 को झारखंड के लिए खेलों का गोल्डन ईयर बना दिया है। 2025 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड
के खिलाड़ियों ने अपने जुझारू प्रदर्शन से सबका ध्यान खींचा था। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, हॉकी, फुटबॉल और अन्य खेलों में राज्य के खिलाड़ियों ने पदक जीतकर यह साबित किया कि झारखंड अब केवल प्रतिभाओं का भंडार नहीं बल्कि पदक दिलाने वाला राज्य भी बन चुका है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।